हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइबर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए मॉडल सेट 5 लेकर के आया हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया था सेम उससे रिलेटेड सारे प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा आपको, और आप इजीली ये मॉडल जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, बहुविकल्प प्रश्न, उनको आप इजीली कर जाओगे। जो सेट 5 है, चलिए देखते हैं सेट 5। ये सारा तो बता ही दिया कि क ख ग घ रहता है, सभी अनिवार्य होता है देना, 40 अंक रहेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि मेरा जो पठित गद्यांश है उसको पढ़ करके हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो देखिए कि मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर ही टिकती है। आत्मनिरीक्षण को भुलाकर, देखिए, आत्मनिरीक्षण को भुलाकर साधारण मानव तो निंदा में ही अपना जीवन बिताना चाहता है कि नहीं। इसके मूल में उसकी ईर्ष्या की दाहक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है तथा दूसरे की सहज उन्नति को मनुष्य की ईर्ष्या वशीभूत होकर पचा नहीं पाता और उसके गुणों को अनदेखा करके केवल दोषों और दुर्गुणों को ही प्रचारित करने लगता है। इस प्रक्रिया में वह इस तथ्य को भी विस्मृत कर बैठता है कि ईर्ष्या का दाहक स्वरूप स्वयं उसके स्वास्थ्य और समृद्धियों के कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। पर निंदा को हमारे शास्त्रों में, देखिए, पर निंदा को हमारे शास्त्रों में पाप बताया गया है। वास्तव में मनुष्य अपनी न्यूनताओं, अपने दुर्गुणों की ओर दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्वयं को पहचानने की यह प्रक्रिया उसके लिए बहुत ही कष्टकारी है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न मेरा क्या आता है। देखिए कि मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। मनुष्य का जो जन्म होता है वो किसके बोझ के साथ होता है? अहंकार, सम्मान, प्रशंसा या सभी? ये सभी। तो क्या हो जाएगा? अहंकार के साथ होता है कि नहीं। हमने अभी पढ़ा अहंकार। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं कि दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि वह स्वयं धनवान होने के कारण, स्वयं गुणी होने के कारण, या अपने बड़प्पन के कारण, या ईर्ष्या भाव के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ईर्ष्या भाव के कारण राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है? तो अहंकार को, आत्मनिरीक्षण को, संतुष्टि को, या सुख को? मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। किसे भुलाकर? आत्मनिरीक्षण को भुला करके, है कि नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिरीक्षण। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति का अवनति। राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आता है। ये देखिए, ये भी काव्यांश है। काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के इन सभी का उत्तर को आपको जवाब देना है। तो क्या है कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना अपना भूख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर धन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल धन। देखिए इसको आपको बढ़िया से समझना होगा और फिर आपको उत्तर देना होगा। तो देखिए इस पद्यांश में दिया हुआ है कि शीर्षक क्या हो सकता है। इसका शीर्षक क्या हो सकता है कि भाई सुख दुख हो सकता है कि नहीं। शीर्षक दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो है कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन क्या हो जाता है? सुख दुख से क्या हो जाता है? परिपूर्ण हो जाता है कि नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिपूर्ण। अगला देखिए, धन में क्या ओझल हो जाता है? धन में आकाश, शशि, तार, धूमकेतु। देखिए यहां पर क्या होता है? शशि ओझल धन, है कि नहीं। यानी कौन हो जाता है? शशि ओझल हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि चिर, यहाँ जो चिर है, चिर का क्या अर्थ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चिर का अर्थ यहाँ पर क्या है? देखिए ये जो चिर है, इस चिर का अर्थ होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र होता है, कपड़ा होता है कि नहीं। चिर का मतलब वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, ये सभी का पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है कि नहीं। तो यहाँ पर चिर का अर्थ क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा।
न चिरना होगा, न दीर्घ होगा, न चीरा होगा, वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ, देखिए ये आपका वाक्य वाला, ये क्या बोलते हैं, व्याकरण वाला है ना, क्या है, व्याकरण वाला है, देखिए है ना, ये देखिए व्यवहारिक व्याकरण, क्या है, व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि जिस जिस क्या है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी होता है उस वाक्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकर्मक। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो गाय घास खाती है, बच्चा रोता है, रानी गाना गाती है, राजू पत्र लिखता है। तो बच्चा रोता है यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, इसमें कौन सी क्रिया है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, ये मेरा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि रमेश रांची में रहता है। रमेश कहाँ रहता है, रांची में रहता है। ठीक है, तो इसका क्रियापद क्या होगा, क्रियापद क्या होगा, देखिए क्रियापद को ढूंढना है, कहाँ रहता है, रहता है, क्रिया क्या है, रहने का काम होता है, यानी रहता है क्या हो जाएगा, राइट आंसर, वही हो जाएगा इसका क्रियापद, है कि नहीं। चलिए अगला देखिए क्या है कि जिस वाच्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कर्तृवाच्य होता है, राइट आंसर। चलिए अब देखिए लड़कियां सो रही है, यह किस वाच्य का उदाहरण है, कर्म वाच्य का उदाहरण है, क्या कर रही है, लड़कियां सो रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि मनुष्य, अच्छा मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, यह वाक्य किस वाच्य में है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि रसोई घर किस समास का उदाहरण है। रसोई घर ये आपका कर्मधारय अव्ययी भाव तत्पुरुष समास द्विगु समास। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो रसोई घर है यह किस समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस समास का पूर्व एवं उत्तर पद प्रधान नहीं हो तथा तीसरा पद आकर प्रधान हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं। यहां क्या बोल रहा, ध्यान से पढ़ना है कि पूर्व एवं उत्तर पद प्रधान नहीं हो, पूर्व एवं उत्तर पद प्रधान नहीं हो, बट तीसरा जो पद है वो आकर प्रधान हो जाए तो समझ लेना वो कौन सा समास होगा, वो बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर का, देखिए 18वां प्रश्न जो है आपके सामने कि उत्तर का एक अर्थ, देखिए यहां उत्तर है, ठीक है, एक का उत्तर, देखिए इसका अर्थ यहां पे बताया क्या है, उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा ये बताया गया है, उत्तर दिशा, यानी एक जो उत्तर है इसका अर्थ उत्तर दिशा हो गया। तो यहां पर दूसरा अर्थ इसका क्या हो सकता है, तो देखिए जवाब, दिन, सवाल या रात। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर का अर्थ हो जाएगा यहां पर जवाब, है कि नहीं, है कि नहीं। चलो यहां पर क्या हो जाएगा, जवाब, है ना, जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है कि नहीं। देखिए देखिए क्या है कि सभ्यता खाली जगह संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए उचित अवयव पद भरने बोला है, यहाँ पे क्या करना है कि उचित अवयव पद को भरना है। मैंने क्या बताया था कि अवयव पद को सही से पकड़ने के लिए एक एक जो वर्ड दिया हुआ उसको बैठाना है वहां पे, ठीक है, खाली जगह पे, और फिर देखेंगे कौन सा सूटेबल बैठ रहा है, कौन सा वाक्य को पूरा कर रहा है, तब हम लिखेंगे कि यह कौन सा आंसर होगा। जैसे सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है, या सभ्यता की और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है,
सभ्यता के ऊपर संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं या के आगे, तो यहाँ फिट कौन बैठ रहा है? तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। और सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर जो पद है वह उचित अवयव पद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अवयव समुच्चय बोधक अवयव है। यानी अगर समुच्चय बोधक अवयव की बात करें तो यानी अगर दो सेंटेंस, दो वाक्य में अगर क्या करता, जोड़ का काम करता हो, ठीक है, जॉइंट का काम करता हो, तो समझ लेना वो समुच्चय बोधक होगा। यानी जैसे क्या होगा? धीरे धीरे, या अरे, वाह, या अथवा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अथवा। जैसे क्या? राम अथवा श्याम दोनों ही पढ़ने में बहुत ही तेज है। राम अथवा श्याम को उठा करके देख लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर अथवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जहां चाह वहां, अच्छा, जहां जहां वहां गया उसका बहुत सम्मान हुआ, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, यह कौन सा वाक्य है? तो जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मिश्र वाक्य। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, जो मेरा पठित गद्यांश है उसको पढ़ना है और फिर जवाब देना है। क्या कि तो पढ़ते हैं कि मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून के भावों में बदल दिया था। स्थिति यह हो गई थी कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपसे सवाल करता है कि किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में खून के भाव दौड़ा दिए थे? तो ये देखिए यहाँ पर शीला अग्रवाल जी के। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, शीला अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए क्या है कि इस गद्यांश में क्या है कि लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है? गुस्सेल, शर्मिला, उद्दंड या स्वतंत्रता सेनानी? तो मेरे प्यारे बच्चों स्वतंत्रता सेनानी वाला जो है व्यक्तित्व सामने उभर करके आया है लेखिका का। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से भी प्रतिष्ठित है, काशी में कलाधार हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। तो शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्रतिष्ठित है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न क्या है? काशी किसकी पाठशाला है? तो देखिए यहाँ पर काशी किसका है? देखिए किसकी पाठशाला है? नृत्य एवं विश्वनाथ की, है कि नहीं? तो किसकी है? संस्कृत की, संगीत की, संस्कृति की या नृत्य की? तो नृत्य की हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, चलिए ये देखिए, ये आपका उद्धव वाला में से है। ठीक है, देखिए कि हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, एक अति चतुर हूते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। प्रस्तुत पद में कौन राजनीति पढ़ आए हैं? उद्धव, श्री कृष्ण, बलराम, गोपियां। तो कौन राजनीति पढ़ करके आए हैं? श्री कृष्ण जी, है कि नहीं? चलिए अगला देखिए, मधुकर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मधुकर शब्द का अर्थ होता है भौरा, है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं। पठित काव्यांश को पढ़ना है और फिर क्या इसका करना है? जवाब देना है आपको, है कि नहीं? चलिए आपको क्या करना है? पठित काव्यांश को पढ़ना है बढ़िया से और फिर इसका जवाब देना है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इस तरीके से इस काव्यांश को पढ़ना है और पढ़ करके फिर क्या करना है? इसका सारा जवाब को देना है। चलिए
देखते हैं कि क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, है कि नहीं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि अट नहीं रही है कविता में किस महीने की प्रकृति का वर्णन किया गया है कि नहीं। फागुन का। पढ़े कि नहीं अभी, फागुन का। यहाँ अट नहीं रही है कि क्या आशय है कि बाल्टी में नहीं अट रही है, लोटा में नहीं अट रहा है, घर में नहीं अटना, या हृदय में नहीं अटना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हृदय में नहीं अटना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अपने पाठ्य पुस्तक से सारा प्रश्न यहाँ पर है ख में, खंड ख में, कि गोपियों को ब्रज में योग का संदेश देने कौन आए थे, कौन आए थे बताइए जल्दी से। सारा पढ़ाया हुआ मिल रहा है, उद्धव जी, है कि नहीं। सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, आप देखिए फटाफट मारो एकदम। परशुराम का स्वभाव कैसा था, उदार था, क्रोधी था, सुशील था, चंचल था, तो क्रोधी था, है कि नहीं। किसे छूने से शेफालिका के फूल झरने लगते हैं, हवा को, बादल को, दंतुरित मुस्कान को, जल को, दंतुरित मुस्कान को। चलिए अगला देखिए कि नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। नदियों का पानी, किसानों की मेहनत, उपयुक्त सभी, है कि नहीं। मिट्टी का गुण धर्म, सूर्य की किरणें, अर्थात उपयुक्त सभी, है कि नहीं। चलिए अगला देखिए क्या है कि चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आ जाती है। सांसारिक सुख की, प्रेमिका के केसों में गूंथे फूल माँ की। तो मेरे प्यारे बच्चों, चांदनी रात में देखकर कवि को अपने प्रेमिका के गूंथे बालों में गूंथे फूल की याद आ जाती है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। चलिए क्या है कि अखबारों में क्या खबर छपी थी कि नाक के लिए पत्थर नहीं मिला, नाक लग गई, या नाक का मसला हल हो गया, या रानी का आगमन टल गया। क्या कि क्या नाक के लिए पत्थर नहीं मिला, रानी का आगमन, या नाक का मसला हल हो गया, नाक का मसला हल हो गया। भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते थे, हैं भोलानाथ क्या कहते थे अपने माँ को, बोलिए। माता, मैया, माँ, या माँ जी। तो माँ जी कह करके पुकारते थे। कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। ये थोड़ा प्रश्न, कटाओं को। तो चलिए आगे देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। नेताजी के मूर्ति पर कौन बदलता था, पान वाला कैप्टन हवलदार साहब, कोई भी नहीं, कौन, हवलदार साहब। बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे, मझोले कद के थे। फादर कामिल बुलके कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे फादर कामिल बुलके। अमेरिका के, इंग्लैंड के, लीबिया के, बेल्जियम के, कहाँ के रहने वाले थे बताइए। देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है कि बाल गोविंद भगत जो है वो किस कद के आदमी थे, तो मझोले कद के। अब देखिए प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न क्या है कि फादर कामिल बुलके कहाँ के रहने वाले थे, तो फादर कामिल बुलके बेल्जियम के रहने वाले थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बेल्जियम, है ना। फादर कामिल बुलके कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के। मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी 1 से लेकर के 5 तक का जो भी आपका मॉडल प्रश्न पत्र है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको रिवाइज कर लो, और मैंने आपको अभी तक जितना सारा एमसीक्यू बताया, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू, वो सारा 100% इससे रिलेटेड है, और इससे भी ज़्यादा मैंने बताया। तो वो आप बढ़िया से करके जाओगे तो 100% आप हिंदी में 95 प्लस 99 तक कर सकते हो, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, है कि नहीं। चलिए टाटा, बाय बाय।